नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में इस हफ्ते भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। तो अब आगे भाव की चाल कैसी रह सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हैं। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और वंदना जी के बारे में बता दूं कि इनका कमोडिटी का बड़े लंबे समय का अनुभव है, बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं और आप लोगों में इनका भारी विश्वास है। सो सोना हो चाहे चांदी हो या दूसरी कमोडिटी, उन पे भी ये इतनी अच्छी पकड़ बना के रखती है, इसका राज क्या है? वीरेंद्र जी, इसमें यही है कि आप इन डेप्थ स्टडी करिए और इंटर मार्केट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट है, उसका इम्पैक्ट इक्विटी का भी है, जुड़ा हुआ है। बॉन्ड मार्केट जुड़ी हुई है, अभी बॉन्ड मार्केट में भी फर्क आया है, उससे भी कमोडिटी में आप प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। तो इंटर मार्केट एनालिसिस, ग्लोबल सिचुएशंस को पढ़ना। और यहाँ पे कमोडिटी में क्या होता है कि हमारा डेली के अपने ट्रिगर्स होते हैं। इकोनॉमिक डेटा हमें डेली के ट्रिगर्स देते हैं। तो फंडामेंटल्स तो आपको मतलब 6 महीने 7 महीने एक जैसा होता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स है और लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स है और टेक्निकल फंडामेंटल्स, सबको मिला के जब हम एक वो करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या इंट्राडे, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है ना, मतलब सक्सेस रेट वो ज्यादा होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फंडामेंटल प्लस टेक्निकल यहाँ पे लोगों को राय दूं, और जब दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है। तो मैम, अभी कैसे देख रहे हैं आप सोने के भाव को? और जापान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, चाहे वहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हो, चाहे पैकेज की बात हो रही हो, चाहे इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही हो। और जापान का मार्केट समझना क्यों जरूरी है, गोल्ड और सिल्वर के लिए खास तौर पर? वीरेंद्र जी, देखा जाए तो जापान का बॉन्ड मार्केट जो है वो यूएस के बॉन्ड मार्केट के बाद सबसे यहाँ पे बड़ा है। और हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी अपने कैरियर की, तो हम लोग पढ़ते थे जापानीज येन ट्रेड, मतलब कैरी ट्रेड पढ़ते थे हम लोग। और वहाँ का बॉन्ड मार्केट जो है, यील्ड अभी सबसे ज्यादा ऊपर है, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा नहीं है। उन्होंने लगातार इससे पहले भी स्टिमुलस दिए थे, इंटरेस्ट रेट को कम किया था, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, फिर स्टिमुलस की बात हो रही है। तो इसका एक इम्पैक्ट तो है कि जो रिस्कियर एसेट क्लास है, जैसे कि बेस मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, वहां पे दबाव रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि गोल्ड के लिए ये जो न्यूज है, ये सेफ हेवन बाइंग लेके आएगा और बढ़िया रहेगा। और गोल्ड में यही कारण है कि बहुत ज्यादा गिरावट हम लोग आता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। जी मैम। सो अभी कैसे एनालाइज कर रही हैं आप भाव को? क्या और गिरावट की संभावना है? चांदी भी हम लोग देख रहे हैं कि अब 1,51,000 के आसपास आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, इस साल की शुरुआत ही हुई थी बहुत यूनिक ट्रिगर से, चाहे वो शटडाउन हो या फिर टेरिफ का हो। एक ही साल में हम लोगों ने शटडाउन, टेरिफ सब आता हुआ देखा, जापानीज प्रॉब्लम भी, क्राइसिस आता हुआ देखा। अब जाते जाते ये जो साल है ना, ये जाते जाते भी यूनिक ट्रिगर्स दे रहा है, यानी कि सबसे बड़ा हिस्टोरिकल शटडाउन यहाँ पे खत्म हुआ है। और आपके पास सितंबर महीने का डेटा है, नवंबर का यहाँ पे डेटा आ रहा है जो वीक है, सितंबर का डेटा बेहतर से आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ रहा है। और अक्टूबर मिसिंग है यहाँ पे। तो अक्टूबर बहुत क्रूशियल महीना था जिसका डेटा अब यहाँ पे मिसिंग है। तो एक जो डाउट है वो मार्केट में है, इसकी वजह से इक्विटी हो, क्रिप्टोज हो, आपको कमोडिटी हो, हर जगह सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और ऐसे पैनिक सेलिंग के माहौल में गोल्ड में कहते हैं ना कि जब इतने सारे नेगेटिव ट्रिगर्स हैं तो सेफ हेवन बाइंग क्यों नहीं आ रही है। जब इतना पैनिक सेलिंग होता है ना, तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग कॉल आती है, मार्जिन कॉल्स होते हैं। तो गोल्ड पे इसका दबाव मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि साइकोलॉजिकल लेवल है $4,000, वो यहाँ पे तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन एक बार ये लेवल टूटता है तो एक बार हम 3920 से लेके 3880, ये वाला रेंज आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि सिल्वर में मैक्सिमम $47 और गोल्ड में मैक्सिमम 3920 से $3900 का एक करेक्शन का यहाँ पे वेट कर सकते हैं। भारत में मैम? भारतीय बाजार में रुपया तो 88 के करीब यहाँ पे मेंटेन किए हुए है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय बाजार की बात की जाए तो आपको 1,19,000 से लेके 1,18,000 ये लेवल बैठेगा आपको एमसीएक्स सोना का। और चांदी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1,50,000 से नीचे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार वहां से रिवर्स ये कमोडिटी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं दो लेवल्स देना चाहूंगी। एक लेवल में क्या होता है कि जो निवेशक है, जो ट्रेडर्स है, वो ट्रैप हो जाते हैं कि वो लेवल नहीं आया।
पहला मेरा रहेगा एक 48 का, और दूसरा यहाँ पे मेरा रहेगा एक 47 का। तो एक 47 मुझे फिलहाल लग रहा है, मैं 145 पे नहीं जाना चाह रही हूँ कि 1,43,000 आएगा। मुझे फिलहाल लग रहा है कि एक बार 1,47,000 आ जाए सिल्वर में, फिर वहां पे देखेंगे कि हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या मूव देखनी है। तो मुझे लग रहा है कि 1,47,000 से नीचे अगर वीकली क्लोजिंग होती है, डेली भी नहीं वीकली क्लोजिंग होती है, तब यहाँ पे हम 1,45 की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे 1,48 और 1,47 वाला जो लेवल है चांदी में, वो एक्सपेक्टेड है। और सोना मैम? सोना मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी 1,20,000 के स्तर को तोड़ता है, तब मैक्सिमम यहाँ पे हम 1,18,200-300 को लेके चल सकते हैं। क्योंकि आपको अगले ही हफ्ता डेटा आएगा, और डेटा आपको बहुत सारे डेटा हैं, जिसमें कि आप मान लीजिए कि जीडीपी डेटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है। तो ये सारे डेटा आपको निगेटिव आने हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतने निगेटिव डेटा के बीच में गोल्ड में मेजर फॉल रहेगा। तो 1,20,000 तोड़े तो 1,19,000 का लेवल भी अगर आ जाता है, तो वहां से रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा। और मैम जो डेटा की आपने बात की, यूएस का डेटा भी जो है, अब ये हम लोगों ने देखा भी सही, एनएफपी का डेटा बहुत अच्छा आया। वहीं अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, थोड़ा बढ़कर आया, जॉबलेस क्लेम का भी थोड़ा सा बढ़कर आया। ये डेटा को कैसे असेस करें, और आगे फेड किस प्रकार से दरों में कटौती करेगा या नहीं करेगा दिसंबर में, आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी सबसे बड़ा पेज ही डेटा है यहाँ पे यूएस का। आप देखेंगे कि सितंबर का डेटा आया है नॉन फार्म पेरोल का, वो एक्सपेक्टेशन प्रीवियस से भी एक्सपेक्टेशन अच्छा था, और एक्सपेक्टेशन से भी वो इतना बढ़िया डेटा आया, ये मुझे मतलब कि पता नहीं चला। और उसके बाद मतलब नॉन फार्म पेरोल पे इतने आ रहे हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना 4.3 समथिंग 4.4 आया है। तो वो डेटा आपको, एक डेटा आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बहुत बढ़िया आ रहा है, एक डेटा आपको एक्सपेक्टेशन था 4.3, वो आ रहा है 4.4। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर का डेटा कभी भी ये जो आ रहा है, ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर डेटा आ रहा है। अक्टूबर जो सबसे बेकार डेटा होता, वो यहाँ पे रिलीज नहीं करेंगे, और नवंबर का डेटा वीक आ रहा है। तो ऐसे केस में मुझे लग रहा है कि जो प्राइसेस हैं, वो यहाँ पे ज्यादा डाउनसाइड नहीं जाएगा गोल्ड का, और सिल्वर में एक दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। और डेटा को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा। आने वाला भी जो डेटा है ना, अभी जैसे जीडीपी है या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है, ये सब निगेटिव एक्सपेक्टेड है यहाँ पे वीरेंद्र जी। तो मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से मार्केट दबाव में रहेगी, लेकिन गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आ सकती है। जी मैम, सेफ हेवन बाइंग आ सकती है। अभी अगले जो है, हम अगर अब 2026 भी हमारे सामने दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है 2026 में क्या होने वाला है? सेम 2025 जैसा माहौल दिखेगा? ये तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को इसमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। यही दिसंबर में जब फेड का टूल हम लोग फॉलो करते थे, हम लोग वो फॉलो करते हैं, तो अक्टूबर में जब रेट कट हुआ था तो 93% चांसेस बन रहे थे कि दिसंबर में रेट कट होगा। वो अब कम होकर 25-28% हो गया है। तो मतलब हम लोग ने इतना ज्यादा मतलब वेरिएशन आता हुआ नहीं देखा था, ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो अब तो लग रहा है इस बार वीरेंद्र जी की इस बार रेट कट नहीं होगा। लेकिन अगर अगले मतलब 26 में अगर ये शिफ्ट होके अगर 26 में दबाव आता है कि अब आप रेट कट करिए, आपने 25 में मतलब एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के केस में आपको गोल्ड जो है वो बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करेगा, सिल्वर में भी यहाँ पे बाइंग आएगी। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वैसे केस में आपको बाइंग बेस मेटल काउंटर में भी आ सकती है, जहां पे कि डिमांड से ज्यादा बढ़ने से ज्यादा सप्लाई साइड जो है वो डेफिसिट है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 26 में परफॉर्मेंस तो आपको बढ़िया रहेगा, लेकिन सिमिलर परफॉर्मेंस की उम्मीद मैं तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बिल्कुल नहीं कर रही। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट सीएजीआर कितना है गोल्ड का, 15 साल का देखा जाए तो 14% है। तो कम से कम 14 से लेके 25% तक का जो रिटर्न है गोल्ड में, ये मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ रेणु जी। जी मैम, इन टर्म्स ऑफ लेवल कुछ बताना चाहेंगे आप गोल्ड और सिल्वर का? मुझे गोल्ड में लग रहा है कि बहुत ज्यादा मान के नहीं चलना चाहिए। लेकिन गोल्ड में आपको 1,43-1,50 आने में भी बहुत ज्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि 26 में इसका इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा, क्योंकि टैरिफ का मामला अभी सुलझा नहीं है, वो और अपनी जगह पे है, और इंटरेस्ट रेट कम होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर सिल्वर की बात की जाए, तो सिल्वर में अब एक चीज और भी ध्यान देना होगा वीरेंद्र जी, डेटा का बहाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो सिल्वर जो तेज हुआ है, उसमें 5% जो फोटोवोल्टेइक डिमांड है वो कम हुआ है। मैंने अभी रिसेंट स्टडी पढ़ा था, आप एक बार प्लीज रेफर करिएगा। तो वो जो बढ़ते हुए मतलब प्राइस और इतना जो मतलब टैरिफ का टेंशन है, उससे सिल्वर पे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। लेकिन
सप्लाई साइड नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे और ईटीएफ की डिमांड रहेगी, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सिल्वर के उसमें। तो मान के चलिए इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ा सा कम हो सकता है, बढ़त थोड़ी सी उसकी कम हो सकती है, डिमांड कम नहीं होगा, जो ग्रोथ था उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ, अगर रुपी टर्म्स में बात करें चांदी की 2026 में, ये करीब करीब आपको यहाँ पे 185 से लेके मतलब 2 लाख के करीब का होना चाहिए सिल्वर में। और मैम जिनको खरीदना है उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? उनको ये सलाह रहेगी कि डेरिवेटिव में फिलहाल ना खरीदें, ईटीएफ और फिजिकल में वो यहाँ पे खरीदें, और डिजिटल से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि सेबी ने भी यहाँ पे वार्न करा है, तो सेबी की बात को मानना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उन्हें एक बारी एक 40 से लेके 47 तक का जो जोन है, 40 आने की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन 45 47, 1,45,000 1,47,000 के जोन में वो खरीद सकते हैं। फेज वाइज आप यहाँ पे खरीदिए और बने रहिए। और एक चीज और यहाँ पे राय रहेगी वीरेंद्र जी, की बहुत ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो को वॉच मत करिएगा। कई बार तो आप स्टॉक्स लेते हैं 2 साल 3 साल तक भूल जाते हैं, तो हमें गोल्ड सिल्वर डेली डेली क्यों देखना है। आप जब फिजिकल और ईटीएफ में हैं, तो एटलीस्ट 3 महीने में क्वार्टरली हाफ ईयरली अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करें, और एटलीस्ट 2 साल तक दोनों कमोडिटी को होल्ड करके रखिए। 2 साल तक होल्ड करके रखेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, जी। ये आपका कहना है? जी, जी। थैंक यू सो मच वंदना जी, ये सारी जानकारी देने के लिए। और मैम कोई आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी कमोडिटी में कोई ट्रेड नहीं होती है वीरेंद्र जी, और लेकिन कंपनी में क्लाइंट्स की मेरी सलाह पे पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए। और दोस्तों, अगर आप सोने चांदी के किसी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू मैम।